बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? बेटा हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक था बेटा वो था पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो बेटा इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली थी, जैसे एटॉमिक साइज़, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी। आज बेटे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो प्रोसेस में अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी से जो है वो कंपैरिजन इसका अगर हम करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी थी बेटा, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते थे एटम में से ना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते थे। तो हम कहते थे कि एक एटम से के वैलेंस शेल से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हम एक एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसके लिए वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं किसी भी गैशियस एटम के वैलेंस शेल में। तो यहाँ से बेटा आपने इसकी डेफिनेशन जो है वो नोट कर लेनी है। डेफिनेशन नोट कर लेनी है कि द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। अल्टीमेटली आप लोग जानते हैं कि जब हम एक एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो बेटा वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन बन जाएगा। और जब हम एक एटम है बेटा, उस एटम के वैलेंस शेल में हम एक इलेक्ट्रॉन को बेटा ला के जो है वो ऐड करेंगे तो वो उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करेगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है बेटा तो फिर एनर्जी रिलीज़ होती है। जब हम यूनी नेगेटिव आयन बनाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन जब हम किसी एटम में ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज़ होगी उस दौरान, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा एनर्जी अब्जॉर्ब भी होगी, कैसे होगी वो भी हम पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन पहले आप नोट कर लें कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू a valence shell of an isolated gaseous atom to form negative ion is called electron affinity। अब बेटा हमारे पास एग्जांपल के तौर पर फ्लोरीन एटम है, गैस फेज में है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने से कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई, वो है जी -328 किलो जॉल पर मोल। माइनस की जो साइन है बेटा ये बताती है कि ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, नेगेटिव साइन बताती है कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। और कितनी अमाउंट है एनर्जी की? 328 किलो जॉल पर मोल। यानी कि अगर हमारे पास एक मोल फ्लोरीन के एटम हो और उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो 328 किलो जॉल जो है वो एनर्जी रिलीज़ होगी। अब बेटा हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी या कितनी एनर्जी हमें डोनेट करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड किन किन फैक्टर पे करती है। बेटा यहाँ पे 4 फैक्टर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज़ का। अगर एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो कम होगी। अगर एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का एटॉमिक साइज़ के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज़। बेटा अब इस फैक्टर को आपने समझ लेना है कि ये मेरे पास बेटा जो है ना वो एक एटम है, ये स्मॉल साइज़ का है और इसके साथ मैंने एक एटम बना दिया है जो लार्जर इन साइज़ है। अब बेटा ये लार्जर इन साइज़ है तो इसका मतलब है कि फासला जो है न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का वो ज़्यादा होगा। यहाँ पे जो फासला है न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का वो कम होगा। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें ऐड किया, इसी तरह हम एक इलेक्ट्रॉन बेटा जो है वो इसमें ऐड करते हैं। और जब हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड कर दिया इस एटम के अंदर तो बेटा न्यूक्लियस क्या करेगा, उस एटम को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर है तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है जनरेट होगी। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो एनर्जी बेटा रिलीज़ होगी वो लो एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी कि कम एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी यहाँ पे, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रही हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ करती हैं। तो अगर वीक फोर्सेस जनरेट हो रही हैं तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी। और यहाँ पे जो कि न्यूक्लियस का और इस
वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का फासला जो है वो कम है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट होगी, तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो जहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है हम कहते हैं कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पे कम एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो साइज़ पे डिपेंड करती है। अगर एटम का साइज़ ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली उसमें से एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो कम एनर्जी रिलीज़ होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी उसके लिए। अब बेटा इसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। बेटा ये भी सेम फैक्टर है कि जो हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है किसी एटम में, न्यूक्लियस उसको कितनी फोर्स से या कितनी ताकत से अट्रैक्ट कर रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये बात मैंने अभी भी आपको एटॉमिक साइज़ में भी बताई है बेटा, यही सेम रीज़न होगी। शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का बेटा इनवर्स रिलेशनशिप होता है। शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि रिडक्शन इन द न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, और न्यूक्लियर अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस की होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं एटम में, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की वो वीक होगी या कम होगी। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी। इसके बाद बेटा एक फैक्टर है कि वैकेंसी कितनी है एटम आउटर मोस्ट जो है वो शेल जो है। बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिस तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन में हम के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है तो हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास बेटा जो है वो ऑक्सीजन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। इसी तरह जो उसके साथ आप कह दें कि नाइट्रोजन है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। तो कुछ स्मॉलर एटम जो होंगे बेटा उनके पास कम स्पेस होगी, वैकेंसी कम होगी, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट शेल में ऐड हो सकते हैं। लेकिन अगर लार्जर जो हैं वो हमारे पास बेटा वो मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं, तो बड़े साइज़ के एटम होंगे या बड़े एटम होंगे, तो उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा अमाउंट आप कह दें कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन में ऐड किए जा सकते हैं। वो मिसालें हमारी बुक में नहीं डिस्कस की हुई। जो बात हमारी बुक में डिस्कस की हुई है हम वो कर लेते हैं कि जो एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उनके लिए बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी, जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी। इस तरह जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू और ज़्यादा होगी। तो वो कहता है कि स्मॉल साइज़ का अगर एटम है तो उसमें जो है वो 1 और 2 या 3 वैकेंसी खाली पड़ी हुई हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उनके लिए फिर लार्जर वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की हमें मिलेगी। अब बेटा पीरियोडिक ट्रेंड्स के अगर हम पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड कि अगर आप एक पीरियड में जा रहे हैं तो बेटा एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है। एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है इंक्रीज़ कर रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एटॉमिक साइज़ जो है वो एक पीरियड में डिक्रीज़ कर रहा है, एक पीरियड में एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है। तो इस रिलेशनशिप के मुताबिक अगर एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब है वैलेंस शेल का और न्यूक्लियस का जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है। अगर फासला कम हो रहा है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो हमने उसमें ऐड करना है वो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा उसके ऊपर न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। उसके बाद बेटा लेफ़्ट टू राइट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ कर रहा है। लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज हमने कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी। तो एक ग्रुप में एक पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या करती है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ कर रही है। लेफ़्ट टू राइट वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। इसकी वजह उसने यहाँ पे बताई है ड्यू टू डिक्रीज़ इन द एटॉमिक साइज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन द न्यूक्लियर चार्ज। ये बेटा आपने पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद बेटा अगर हम एक ग्रुप में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम बेटा डिक्रीज़ करती है। अब डिक्रीज़ क्यों करती है? क्योंकि एक ग्रुप में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने से न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का फासला जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जब वो आके शेल में ऐड होगा तो उसके ऊपर न्यूक्लियस की वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लगेगी। और न्यूक्लियर चार्ज देखा जाए तो न्यूक्लियर चार्ज एक ग्रुप में डिक्रीज़ कर रहा होता है,
न्यूक्लियर चार्ज एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो डिक्रीज़ कर रहा है। ये वैल्यू हम बातें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं। न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज़ करने से भी यही सेम फैक्टर आएगा, कम एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी, तो क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होंगी, तो इस वजह से अगर हम कहें तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो डिक्रीज़ करती है एक ग्रुप के अंदर। अब बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में हम लेके जाते हैं। तो कहता है जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें वाज़ह तौर पर वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से ऐसे एटम होंगे जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर देंगे, और वो कौन से ऐसे एटम होंगे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर सकते हैं। अब बेटा जिनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जिन एलिमेंट्स की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे आसानी से, लूज़ इलेक्ट्रॉन ईज़िली। जिन एलिमेंट्स की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, इसका मतलब कम एनर्जी चाहिए उनमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर देंगे। और जिनके लिए हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, अब हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर लेते हैं। हाई वैल्यू यानी कि जिनके लिए हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जिन एलिमेंट्स के लिए ज़्यादा होगी, हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो बेटा इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेंगे। तो ये बेटा कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का कंपैरिजन बताता है कि कौन से एटम जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज़ कर देंगे और कौन से ऐसे एटम हैं जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेंगे। तो ये बेटा कंपैरिजन जो है वो आपने याद रखना है। मैंने आपको बताया कि कब इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ हो सकता है और कब इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन हो सकता है एक एटम में। इसके बाद बेटा एक बड़ा अहम क्वेश्चन है हमारे पास, ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको कह सकते हैं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लेना है कि वाई द सेकंड वैल्यू, अभी हमने कहा रिलीज होती है एनर्जी, साथ में हमने डेफिनेशन में लिखा था एब्जॉर्ब भी होती है, एब्जॉर्ब होने का भी हमने जिक्र नहीं पड़ा कि एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे हो सकती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो क्रिएट हो रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे हो सकती है। तो वो कहता है कि वाई द सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली शो विद द पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन से हमने कहा कि यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन से इसलिए शो किया क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जी जो थी ये रिलीज़ हो रही थी। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती तो हम इसको पॉजिटिव साइन से लिखते। अब एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, अब एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी, जब हम सेकंड वैल्यू हमने कहा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, इसका मतलब जब हम एक वैल्यू पहले ही ले चुके हैं, इसका मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन पहले ही ऐड कर चुके हैं। अब बेटा लेट्स सपोज कि मेरे पास ऑक्सीजन एक एटम था, ऑक्सीजन में मैंने क्या किया, मैंने उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, जब मैंने ऐड किया तो वो बन गया O नेगेटिव। अब यहाँ पे उसने जो है ना O नेगेटिव जब आयन बना तो इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू मिलेगी वो EA1 होगी, और ये नेगेटिव साइन से हम इसको लिखेंगे, किससे लिखेंगे, नेगेटिव साइन से हम इसको लिखेंगे, नेगेटिव साइन से, नेगेटिव साइन से। अब मेरे पास आ गया O नेगेटिव, अब मैं चाहता हूँ कि इस O नेगेटिव में मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दूँ, यानी कि ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं, एक मैंने ऐड कर दिया, मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो बेटा जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने के लिए करीब लेके आऊँगा इसके, अब इस आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में क्या होगी, रिपल्शन होगी, यानी कि वो जो यूनी नेगेटिव आयन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो रिपल्शन कर रहा है उसके साथ रिपल्शन हो गया। अब इस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए मुझे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये इस रिपल्शन के अगेंस्ट वर्क कर सके और जाके उस एटम के वैलेंस शेल में ऐड हो जाए। तो जब मैं इसको एनर्जी प्रोवाइड करूँगा तो अल्टीमेटली रिपल्शन ख़त्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद जो है बेटा वो जो एनर्जी ड्यूरिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के, जब वो उस वैलेंस शेल के अंदर जाके वो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तब जो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगी उसमें जो एनर्जी रिलीज़ होगी बेटा वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू डैट एनर्जी जिसको हमने यहाँ पे पहले प्रोवाइड किया था। तो ओवरऑल अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है।
तो हम कहते हैं कि सेकंड वैल्यू, यानी कि सेकंड वैल्यू का मतलब है जब हम सेकंड दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करने जा रहे हैं किसी यूनी नेगेटिव आइन में, तो फिर बेटा वो एनर्जी जो होगी वो हमेशा एब्जॉर्ब होगी। तो इसका कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है डिटेल से। अब आपने इसका ये आंसर नीचे लिखा हुआ है, ये आपने याद कर लेना है। ये आंसर बेटा आपने इसका याद कर लेना है। तो ये बेटा मैंने ऑक्सीजन की एग्जांपल के साथ जो है ये आंसर इसका कोट भी किया हुआ है, इसको आपने याद कर लेना है। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक ही था। इसके बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर आ जाते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है, और मेटालिक करैक्टर से क्या मुराद है। बेटा मेटल के बारे में, मेटल की कुछ खसूसियात होती हैं। क्या खसूसियात होती हैं? मेटल गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। मेटल जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती है और कैटाइन बनाती है। कैटाइन का मतलब है पॉजिटिव आइन। कैटाइन का मतलब है पॉजिटिव आइन। तो एक एटम जो है वो पॉजिटिव आइन तभी बनाता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आसानी से वो पॉजिटिव आइन बना रही हैं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर सकती हैं। दूसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा था वो कौन सा था? वो था कि वो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकती हैं, आसानी से कैटाइन बना देती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकती हैं। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि अगर हम मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे तो वो ऑक्साइड नेचर में बेसिक होगा। नेचर में बेसिक होने से क्या मुराद है कि एक बेसिक ऑक्साइड क्या होता है कि जब एक बेसिक ऑक्साइड वो होता है कि जब हम उसको वाटर में ऐड करते हैं तो बेटा वो बेस बना देता है। जो जिस एलिमेंट का ऑक्साइड वाटर में ऐड करने से बेस प्रोड्यूस कर दे वाटर के अंदर, उसको हम कहेंगे ये ऑक्साइड बेसिक होगा। तो अब बेटा मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। जिस तरह हमारे पास सोडियम एक मेटल है, हमने क्या किया, हमने सोडियम का ऑक्साइड ले लिया, उसको वाटर में हमने डिज़ोल्व कर दिया। जब हमने सोडियम का ऑक्साइड Na2O वाटर में ऐड किया तो क्या बना? NaOH, यानी कि हम जानते हैं कि ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या प्रोड्यूस हुई? बेस प्रोड्यूस हुई। यानी कि हमने सोडियम एक मेटल थी, मेटल का ऑक्साइड जो था और उसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया, तो उसने वाटर में डिज़ोल्व होते ही क्या बना दिया? NaOH, यानी कि बेस को प्रोड्यूस किया। तो जिस एलिमेंट का ऑक्साइड वाटर के अंदर बेस प्रोड्यूस करेगा, हम उसको कहेंगे कि ये एलिमेंट जो है ये इसका ऑक्साइड बेसिक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड होगा किन का? बेसिक ऑक्साइड होगा मेटल्स का बेसिक ऑक्साइड होगा। तो बेटा ये 3 पॉइंट मेटल के आपने याद रखने हैं। अब मेटालिक करैक्टर के ट्रेंड क्या हैं पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में बेटा मेटालिक करैक्टर के ट्रेंड कि कितने एक एलिमेंट के अंदर एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ कर दे और पॉजिटिव आयन बना दे। इसकी टेंडेंसी को कि कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, उस आसानी की बुनियाद पे हमने उसको कहा कि उस जितनी आसानी से एटम को इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उतना ही ज़्यादा उसका मेटालिक करैक्टर होगा। तो यहाँ से बेटा इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने वाले पॉइंट से हम किसी भी एलिमेंट के मेटालिक करैक्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। तो बेटा यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि हमने ये बात पढ़ी थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू का हम कंपैरिजन करते हैं। जिस एलिमेंट के लिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा? हम उसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ना इसको कंपेयर करेंगे। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को हमने कंपेयर किया, जिस एलिमेंट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। तो बेटा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उसका मेटालिक करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। मेटालिक करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें, तो डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं तो वो कहता है इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बिगर एटम्स। क्योंकि बिगर एटम जो होते हैं उनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो होती है। तो एक ग्रुप में मूव करते हैं, तो एक ग्रुप में जब हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है, सॉरी इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने से न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का फासला जो है वो ज़्यादा होता है, और फासला ज़्यादा होने से न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो हम कहते हैं कि वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी डाउन द ग्रुप। तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता जाएगा। अब न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज़ होने से क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज़ होने से ये होता है कि आसानी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। तो मेटालिक करैक्टर टॉप टू बॉटम क्या करता है? फिर इंक्रीज़ करता है। मेटालिक करैक्टर टॉप टू बॉटम क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि वाई मेटालिक करेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, तो उसमें आपने ये फैक्टर पूरा जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक बयान कर देना। क्यों, कैसे बयान करेंगे, आप कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है अक्रॉस द पीरियड। जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन की एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करेगी, इसका मतलब है लेफ़्ट टू राइट चलते जाएंगे तो ये मुश्किल होता जाएगा एलिमेंट के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकें। तो जितना ज़्यादा राइट साइड पे एलिमेंट पाया जाएगा उतना ही वो लेस मेटालिक होगा। तो वो कहते हैं हैलोजन चूँकि एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे पाए जाते हैं ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट्स, तो ये लीस्ट मेटालिक होते हैं नेचर में। अब बेटा हमने मेटालिक करेक्टर पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं नॉन मेटालिक करेक्टर पे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। बेटा मेटल के अपोजिट आ जाए, मेटल गुड कंडक्टर थी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये पुअर कंडक्टर होंगी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। मेटल के अंदर टेंडेंसी थी कि वो पॉजिटिव आयन बनाती थी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके, लेकिन ये जो है ना बेटा इनके अंदर टेंडेंसी क्या है कि नॉन मेटल जो होंगी वो नेगेटिव आयन बनाएंगी इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं आसानी से, लूज़ नहीं करती। इसके बाद बेटा नॉन मेटल जो होती हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड होंगे। क्यों, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड का क्या मतलब हुआ, जिस तरह बेसिक ऑक्साइड का मतलब था कि पानी में वो ऑक्साइड हल होकर बेस बनाएगा, इसी तरह जो ऑक्साइड एसिडिक होगा नेचर में उसको मतलब ये है कि वो वाटर में डिजोल्व होकर एसिड बनाएगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले ली, SO3 सल्फ़र का ऑक्साइड ले लिया, इसको वाटर में डिजोल्व किया तो उसने क्या बनाया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। तो ये एसिड बनाया उसने, इसका मतलब ये है कि वो जो ऑक्साइड था सल्फ़र का वो नेचर में एसिडिक था, जब उस वाटर में डिजोल्व हुआ तो उसने क्या बनाया, एसिड बनाया, स्ट्रॉन्ग एसिड बना दिया सल्फ्यूरिक एसिड। तो वो क्या था फिर, एसिडिक था। इसके बाद बेटा जितनी भी गैसेज होती हैं वो नॉन मेटल्स होती हैं। जिस तरह हमारे पास क्लोरीन है, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी N2 है, ये सारी की सारी जो गैसेस हैं बेटा ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के बेटा ट्रेंड क्या है नॉन मेटालिक करेक्टर का पीरियोडिक टेबल में। नॉन मेटालिक करेक्टर जो है ना वो एक ग्रुप के अंदर जो है ना बेटा वो डिक्रीज़ करता है। एक ग्रुप के अंदर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है वो बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज़ बढ़ने से, एटॉमिक साइज़ बढ़ने से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत कम होती जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम होता जा रहा है। तो बेटा इसलिए डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो कम होता जा रहा है। अगर हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो आपके सामने बेटा सेकंड पीरियड है, जिसमें पहला एलिमेंट है लिथियम, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है बोरॉन, चौथा है कार्बन, पाँचवा है नाइट्रोजन, छठा है ऑक्सीजन, सातवां है फ्लोरीन और आठवां है नियोन। अब बेटा अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो लेफ़्ट टू राइट जो है ना वो एटॉमिक साइज डिक्रीज़ कर रहा है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के करीब आएगा तो अल्टीमेटली न्यूक्लियस उसको ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा, तो वो आसानी से एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। इसलिए न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ करने से नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। तो वो कहता है अब लेफ़्ट टू राइट जैसे ही मूव कर रहे हैं सेकंड पीरियड के अंदर, सेकंड पीरियड के अंदर अब लेफ़्ट टू राइट जैसे ही मूव कर रहे हैं सेकंड पीरियड में, तो पहले तीन एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन ये मेटल्स हैं। इसके बाद जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन जो है ना ये क्या है, ये नॉन मेटल है। ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। तो मेटालिक करेक्टर जो है बेटा वो लेफ़्ट टू राइट कम हो रहा था, नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब है ये दोनों करेक्टर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो आपने बेटा एक पॉइंट याद रखना है कि मेटालिक करेक्टर जो होगा डैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉन मेटालिक करेक्टर। अगर एक एलिमेंट के लिए मेटालिक करेक्टर ज़्यादा है तो उसका नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो हम लिखेंगे मेटालिक करेक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर।
तो ये बेटा आपने पॉइंट याद रखना है कि मेटालिक करेक्टर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉन मेटालिक करेक्टर। तो ये पॉइंट बेटा आपने लाजमी याद रखना है। मेटालिक करेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो नॉन मेटालिक करेक्टर उसके लिए कम होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो आज के लेक्चर का आखिरी पोर्शन है, आखिरी प्रॉपर्टी है, वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि एलिमेंट्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो किन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे बेटा हम लोग एक बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो डिपेंड करते हैं, दे डिपेंड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कि एटम्स के दरमियान में किसी भी एलिमेंट का आपने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो आप देखेंगे कि उसके एटम्स के दरमियान में या उसके पार्टिकल्स के दरमियान में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। पहला पॉइंट आ गया। अगर किसी एलिमेंट के एटम्स के दरमियान में या पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बेटा वो ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो फिर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। दूसरा जो फैक्टर बेटा आपने यहाँ पे याद रखना है वो फैक्टर क्या है। पहला हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, इसका आपको पता था। इसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे ना मेल्टिंग पॉइंट की, अगर हम बात करेंगे ना मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की नहीं, अब मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाए। हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो है बेटा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक और चीज़ पे भी डिपेंड करता होता है। बॉइलिंग पॉइंट नहीं करता इस बात पे डिपेंड, मेल्टिंग पॉइंट करता है। बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट होता है कि जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो किस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा वो डिपेंड करेगा क्लोज पैकिंग पे, कि कितनी क्लोज पैकिंग थी। सॉलिड में पार्टिकल्स की क्लोज पैकिंग जो होती है ये तो हम जानते ही हैं। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड क्रिस्टल, के सॉलिड की क्रिस्टल में कितनी जो है ना वो उसकी क्लोज पैकिंग थी, तो उस बात पे भी डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट जो है। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है कि क्लोज पैकिंग जो है वो कितनी थी। तो क्लोज पैकिंग पे भी ये डिपेंड करता है। तो आपने ये बात याद रखनी है, क्लोज पैकिंग पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में तो क्लोज पैकिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो क्लोज पैकिंग को आपने याद रखना है। क्लोज पैकिंग पे मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा और साथ में मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। तो ये दो फैक्टर अगर आपको याद हैं तो बेटा आप इसको आसानी से ट्रेंड को समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, हम पीरियड में चले जाते हैं। पीरियड में हम कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड में अगर हम जाएँ तो शॉर्ट पीरियड में बेटा हमारे पास जैसे लेट्स सपोज मैंने अभी हम बात कर रहे थे सेकंड की पीरियड की। सेकंड पीरियड में हमारे पास बेटा जो थी वो लिथियम थी, उसके बाद बेरिलियम थी, उसके बाद बोरॉन है, बोरॉन के बाद बेटा कार्बन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है और फ्लोरीन के बाद क्या है, नियोन है। अब हमने नियोन की बेटा जो है ना यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जब हमने मूव किया तो पहले जो 3 एलिमेंट हैं बेटा इनके अंदर, पहले 4 एलिमेंट जो हैं इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और टाइप की होंगी, और ये जो एंड वाले 4 हैं इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और टाइप की हैं। इनके अंदर हम नॉर्मली कहते हैं कि ये मेटल्स हैं तो इनके अंदर मेटालिक करेक्टर होगा। कार्बन के अंदर जो है ना वो भी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएंगी। तो ये जो इनके अंदर बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना इन चारों के अंदर, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेंगी। अब बेटा आपने बात को गौर से सुनना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इनके वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इन चारों के लिए। तो लिथियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो इनके बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करें तो कार्बन तक जो है ना वो इंक्रीज़ करेंगे। कार्बन तक क्या करेंगे,
इंक्रीज़ करेंगे, यानी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो कार्बन तक जो हैं वो इंक्रीज़ करेंगे। हमने ग्राफ से भी इस बात को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि अगर आप एक ही पीरियड में मूव करते हैं तो 1A ग्रुप से लेकर 4A ग्रुप तक मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। और उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाती है नॉन मेटल्स, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और उसके साथ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और उसके साथ बेटा क्या है, नियोन है। अब इनके जो बेटा जो है ना ये स्मॉलर एटम होते हैं, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे, नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है O2 की फॉर्म में, फ्लोरीन एग्जिस्ट करती है F2 की फॉर्म में। तो ये स्मॉलर डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और नियोन जो है वो मोनोटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके अंदर होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, वो डिपेंड करती हैं इनके एटॉमिक साइज़ पे। तो जिसका एटॉमिक साइज़ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, उसमें फोर्सेस ज़्यादा जनरेट हो जाएंगी। अब ये तकरीबन इनका एटॉमिक साइज़ में डिफरेंस तो होता है थोड़ा सा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उनकी स्ट्रेंथ में माइनर सा डिफरेंस आता है। तो उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो और बॉइलिंग पॉइंट जो है उनमें स्लाइटली सा चेंज आ जाता है। तो ये बेटा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड हमने देखे कि ग्रुप नंबर 1A के जो एलिमेंट होंगे उनके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ग्रुप नंबर 2A के जो एटम एलिमेंट्स होंगे उसमें बेटा दो दो इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में है, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट से। कार्बन जो है बेटा इसके ये 4A में है, तो यहाँ तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेंगे। इसके बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हैं, यानी कि बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं इसकी ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस शेल के अंदर ज़्यादा हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम 5वें ग्रुप 5th A में देखें, 6A में देखें और 7A में देखें, तो ये लाइटर एलिमेंट है वो कहता है, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। 3 डायमेंशनल जो है ना स्पेस के अंदर, या 3 डायमेंशनल लैटिस इनकी नहीं होती सॉलिड स्टेट में। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं और इनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, तो इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। इसके बाद जब बेटा हम एक ग्रुप में मूव करते हैं तो बाइंडिंग फोर्सेस के हिसाब से ही हम ट्रेंड बनाएंगे ग्रुप के। तो हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला पोर्शन हमारे पास जो होगा वो हमें बताएगा ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A के दोनों के टॉप टू बॉटम हमने मूव करना है। टॉप टू बॉटम बेटा, टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। एक ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो टॉप टू बॉटम क्या होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। अब टॉप टू बॉटम जो है वो एटॉमिक साइज के ज़्यादा होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है, बाइंडिंग फोर्स जो है अल्टीमेटली वो कम होती जा रही है। तो आपने याद रखना है कि ग्रुप नंबर 1A और ग्रुप नंबर 2A के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो डिक्रीज़ करेंगे डाउन द ग्रुप, डिक्रीज़ करेंगे डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज़ इनका बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है। लेकिन ग्रुप नंबर 7A के आप एलिमेंट्स पे चले जाएं तो इनके अंदर होती हैं, ग्रुप नंबर 7A के एलिमेंट के अंदर होती हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस होती हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बेटा जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं एटॉमिक साइज़ के। तो अगर हम देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो बेटा टॉप टू बॉटम जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग, उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है। एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करने से जो पोलराइजेबिलिटी है मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाती है। पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी टॉप टू बॉटम ग्रेटर होती जा रही होती हैं, ज़्यादा होती जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाता है। इसलिए अगर हम बात करते हैं तो ये फ्लोरीन और क्लोरीन बेटा ये गैस फेज़ में होती हैं, ब्रोमीन जो है ये लिक्विड होती है, और आयोडीन जो है ये सॉलिड होती है। आयोडीन क्या होती है, सॉलिड होती है। अब ये हमने बात बेटा यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 2A के। इसको मैं दोबारा से डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे एक हमें पेकुलियर बिहेवियर जो है वो नज़र आता है एक एलिमेंट का। बाकी सब के लिए हमने वही बात जो की है वही रहेगी, लेकिन जब हमने मेल्टिंग पॉइंट का बेटा एक्सपेरिमेंट किया और हमने मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ ड्रा किया तो हमें पता चला
कि जो हमने बात की है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जी बिल्कुल कर रहे हैं। हमने कहा कि ग्रुप नंबर 1A और 2A के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ करते हैं। लेकिन जब हमने ग्रुप नंबर 2A के एलिमेंट्स का जब हमने मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर किया तो हमें पता चला कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम जो है वो अगर ग्रुप में देखा जाए तो ग्रुप नंबर 2A में अगर हम देखें, ग्रुप नंबर 2A में अगर हम देखें तो बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रोंशियम। तो बेटा ऊपर से नीचे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हायर देन स्ट्रोंशियम और कैल्शियम एंड बेरियम और रेडियम, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक्सट्रीमली लो है। क्यों लो है? ड्यू टू इट्स पैकिंग। यहाँ पे बेटा वो दूसरा फैक्टर आ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले फैक्टर से हट के मेल्टिंग पॉइंट में कौन सा फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा पैकिंग का। पैकिंग कैसे? पैकिंग में अब आपने याद रखना है कि हम अगर मैं इसको बाकी सब की जो एलिमेंट है ना, ये बाकी सब एक्सेप्ट मैग्नीशियम, इनकी पैकिंग होती है क्यूबिक पैकिंग। कौन सी पैकिंग होती है? क्यूबिक पैकिंग में ही होते हैं, इनकी जो क्रिस्टल होती है वो क्यूबिक शेप में होती है। लेकिन मैग्नीशियम जो है, मैंने मैग्नीशियम को यहाँ पे अलहदा करके लिख लिया और बाकी जो एलिमेंट हैं बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनको हमने अलहदा करके लिख लिया, इनको अलहदा करके लिख लिया। ये सारे बेटा होते हैं क्यूबिक पैकिंग में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इनके अंदर जो है वो मौजूद होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। लेकिन अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की जो क्लोज क्रिस्टल होती है बेटे मैग्नीशियम की, वो हेक्सागोनल पैकिंग में होती है। किस पैकिंग में होती है? हेक्सागोनल, हेक्सागोनल पैकिंग में होती है। अब हेक्सागोनल बेटा जो क्लोज पैकिंग होती है उसमें पार्टिकल्स का फासला क्यूबिक क्लोज पैकिंग की निस्बत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीशियम इज़ लोअर दैन बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, या इनमें से किसी एक का नाम ले लिया जाए, तो आप उसको बताएंगे कि इसके अंदर क्लोज पैकिंग होती, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से इसकी जो है वो पार्टिकल्स के दरमियान में फासला ज़्यादा हो जाता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से इसके पार्टिकल्स के दरमियान में फासला ज़्यादा होता है। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की वजह से फासला एटम्स के दरमियान में ज़्यादा होता है, लेकिन जो बाकी सारे एलिमेंट हैं उनके अंदर होती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को अगर हम कंपेयर करें हेक्सागोनल से, तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे या ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। हेक्सागोनल में पार्टिकल ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, इसलिए जो है वो मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बाकियों से। तो ये बेटा क्वेश्चन भी आपने माइंड में रखना है कि वाई मैग्नीशियम हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट दैन कैल्शियम। तो ये आपने क्वेश्चन भी नोट करना है और आपने इसको जवाब भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। तो बेटा नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।